एटम और एटॉमिक मॉडल्स पढ़ रहे थे हम। क्या होता है परमाणु? एटम, सबसे पहले इसकी व्याख्या किसने करी? महर्षि कणाद। और उन्होंने सबसे पहले उन छोटे छोटे चीज़ों को नाम क्या दिया जिससे कोई भी पदार्थ मिलकर बना होता है? क्या नाम दिया? कण। फिर उसके बाद आए जॉन डाल्टन। डाल्टन ने क्या कह दिया? शॉर्ट में पिछला रिवाइज करते हैं। डाल्टन ने क्या बोला कि जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी द्रव्य है, उसका सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वो क्या होता है? एटम, या क्या होता है? परमाणु, है ना। और परमाणु को इन्होंने, डाल्टन ने एक गलती कर दी बता के, क्या? परमाणु, डाल्टन ने बता दिया कि इसे और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण कौन होता है? होता तो है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फिर करेक्शन किया गया, ये बताया डाल्टन ने। फिर थोड़ा जब टाइम हुआ तो ऐसा बोला गया, डाल्टन को क्रॉस किया गया कि नहीं, परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फिर बाद में किसकी खोज हो गई? प्रोटॉन की। और किसकी खोज हो गई? न्यूट्रॉन की। और किसकी खोज हो गई? इलेक्ट्रॉन की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें पता चलने लगी कि मैसॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है ना, एंटी न्यूट्रिनो, ऐसे करके बहुत सारे और एलिमेंट होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये प्रमुख है। फिर पता चला कि प्रोटॉन जो होता है उसमें चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन में क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। तब देखा गया कि जब यदि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर हैं तो फिर परमाणु सबसे छोटा कैसे हुआ, है ना। जैसे कि शरीर में हम क्या बोलते हैं कि हमारा शरीर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन कोशिका सबसे छोटी चीज़ नहीं है हमारे जो शरीर है। क्यों? हम पढ़ते हैं कोशिका में और क्या पाया जाता है। सपोज़ ये कोई कोशिका है, इसमें एक क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाएगा। एक क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। और क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या पाया जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक पाया जाएगा गोल्जी बॉडी। ऐसे करके बहुत सारे और तत्व पाए जाते हैं। लेकिन यदि ये अलग अलग हो जाए, कोशिका का कोई भी एक पदार्थ, यदि राइबोसोम नहीं रहे तो क्या नहीं रहेगा? प्रोटीन नहीं बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहे तो क्या नहीं होगा? ऊर्जा नहीं बनेगी। ER नहीं रहे तो क्या नहीं होगा? उसी में ही राइबोसोम रहते हैं, चिकनी और रफ वाली, है ना, तो उसी में ही राइबोसोम रहता है। गोल्जी बॉडी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह पे ऊर्जा का परिवहन नहीं होगा। मतलब ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मिलकर काम कर रहे हैं। तो वैसे ये फिर बोला गया कि नहीं, परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है। परमाणु सबसे छोटी क्या है? एटम जो है सबसे छोटी क्या है? हाँ, इकाई है, या सबसे छोटी क्या है? यूनिट है। अब इकाई और कण में क्या अंतर हुआ? यूनिट वो होती है जो यूनिटी के साथ काम करे। मतलब क्या कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मुख्य तत्व यही है परमाणु में। यदि इनके अलावा कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो परमाणु अपना काम नहीं कर पाएगा। मतलब परमाणु की, एटम की संपूर्णता किससे है? वो कंप्लीट होगा इसी से। सबसे छोटा कण नहीं है, लेकिन सबसे छोटी क्या है? यूनिट। क्योंकि ना तो वो प्रोटॉन के बिना काम कर सकता है, ना इलेक्ट्रॉन के बिना काम कर सकता है, ना ही न्यूट्रॉन को। इसीलिए कहा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल है, कोशिका है। नहीं तो ये नहीं कह देते कि शरीर का सबसे छोटा भाग क्या है? कोशिका है। सबसे छोटा भाग नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोशिका में भी बहुत सारे और पदार्थ पाए जाते हैं, है ना। वैसे ही परमाणु में भी बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना इनके परमाणु अपना काम नहीं कर सकता। इसलिए फिर डाल्टन को क्रॉस किया गया कि एटम सबसे छोटी इकाई है, ना कि सबसे छोटा कण है। यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि धीरे धीरे अब जो इन लोगों की खोज हुई है, इनके नाम हमने देखे थे। एक परमाणु मॉडल दिया किसने? जिसने बताया कि तरबूज के जैसे इलेक्ट्रॉन उसमें गड़े हुए रहते हैं। किसने बताया था ये? कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जैसे तरबूज के बीज उसमें रहते हैं, तरबूज में, है ना, वैसे ही इस परमाणु में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये चीज़ बताई, देखो जब इन्होंने बताया था ना, किसने? J.J. थॉमसन। जब इन्होंने ये बताया था कि तरबूज के बीज की भांति गड़े हुए रहते हैं, तब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को नाम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो ऋण आवेश होता है ना, जो माइनस चार्ज होता है, वो कैसे रहता है?
इस टाइप से सजा हुआ रहता है। तरबूज को देखा है, उसको दो इमेजिन करो कि बस दो भागों में काट रहे हो आप, है ना, दिख गया कटा वाला। अब उसमें बीज दिखेंगे काले काले, है ना, और बस साइड में रख दो, वही है परमाणु, है ना, खाना नहीं है उसको, ठीक है। तो वो तरबूज के जैसे बीज गड़े हुए होते हैं, वैसे ही एटम में भी क्या होता है, ऋण आवेश। तभी जे थॉमसन ने क्या नहीं दिया था इसको, अभी इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया है, ठीक है। ये हो गया थॉमसन मॉडल। लेकिन थॉमसन मॉडल को क्रॉस किया गया। थॉमसन फेमस क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि क्या है ये, ऋण आवेश है कुछ, ठीक है। लेकिन जे थॉमसन को फिर क्रॉस किया गया, ये भी गलत साबित हो गए। देन फिर कौन आए, रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड ने क्या बताया, एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पर कौन सी कणों की बौछार की, अल्फा कणों की। पूछा जाएगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में किस तत्व का उपयोग किया गया था, वो था, बताना किसका, ऐसे ही पूछा जाएगा। तुम क्या समझ रहे हो, सोना चांदी पूछा जाएगा। AU ऑर्नामेंट पढ़ा था ना उस दिन कि गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या है, AU, क्योंकि ग्रीक भाषा में सोने को या गोल्ड को क्या कहा जाता था, ऑरेनम, है ना, और उसी से बना है। जो गोल्ड ज्वेलरीज होती हैं उसे पर्टिकुलर जो शुद्ध एकदम होती है ना, उसे ऑर्नामेंट कहा जाता है। लेकिन ज्वेलरी की शॉप में और बाकी सभी को ज्वेलरी कहा जाता है। लेकिन जो शॉप्स होती हैं उनमें ज्वेलरी शॉप इसलिए लिखा होता है क्योंकि गोल्ड के अलावा और भी सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, है ना। तो उन्होंने क्या लिया, रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी ली और इस पर कौन से कणों की बौछार की, तो अल्फा कणों की बौछार की, और कुछ कण निकल गए सीधे, और ये कण जो निकले उनकी मात्रा अधिक थी। इसलिए रदरफोर्ड ने पहला जो निष्कर्ष दिया अपने मॉडल में वो बताया क्या, कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। तभी तो अल्फा कण कैसे निकल गए, आर पार। जैसे हमको इधर से उधर जाना है, आर पार होगा तभी जा पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष रदरफोर्ड ने अपना ये निकाला कि अल्फा जो परमाणु का ज़्यादातर भाग है वो कैसा हो रहा है, खोखला। फिर उन्होंने और अल्फा कणों की बौछार की, तो कुछ कण हो जा रहे थे इस टाइप से, मुड़ जा रहे थे, अपने रास्ते से भटक जा रहे थे। अपने रास्ते से वही भटकता है ना, जो जब दो सेम लोग मिल जाते हैं, सेम मतलब अल्फा कण भी क्या होती है, प्लस, है ना। और यहाँ पे भी निश्चित ही ये क्या रहा होगा, प्लस, क्योंकि यदि उसके अपोजिट विचारधारा का रहता तो कुछ ना कुछ उसको क्या करता, वो प्रभावित करता। दो सेम लोग मिल जाएंगे ना, विचारधाराएं मिल जाएंगी, तभी उनके बिगड़ने के और सुधरने के चांसेस रहते हैं। तो ये अपने पथ से क्या हो गए, विचलित तो हो गए, ठीक है। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि अल्फा कण कैसे होते हैं, प्लस चार्ज के होते हैं, है ना। और यहाँ पे भी पक्का से क्या रहा होगा, प्लस ही रहा होगा, क्योंकि यदि माइनस होता तो ये अपनी ओर खींच लेता। क्योंकि अपन पढ़ते हैं, ये तो आप शुरू से पढ़ते आओ कि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान, ये पढ़ा होगा, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण हो रहा था, तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि नाभिक के पास कुछ ना कुछ क्या है, ज़रूर प्लस है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि नाभिक के पास वाला भाग क्या होता है, प्लस होता है। फिर इन्होंने और अल्फा कणों की बौछार की, तो इनको पता चला क्या, कि कुछ अल्फा कण कैसे जा रहे थे और बीच से रिटर्न हो जा रहे थे, और बीच से रिटर्न हो जा रहे थे। तो इन्होंने तीसरा निष्कर्ष निकाला कि जो बीच वाला भाग है, जो केंद्र का भाग है, वो कैसा होता है, तो ठोस होता है। तभी तो अल्फा कण लौट के बाहर आ गए, और जो ठोस भाग हुआ उसी को नाम क्या दिया, नाभिक। और इसी बहाने किसकी खोज हो गई, नाभिक की खोज हो गई। और नाभिक की खोज किसके नाम पे चढ़ गई, रदरफोर्ड ने पहला क्या बताया, खोखला। दूसरा क्या बताया कि कुछ ना कुछ क्या है, प्लस चार्ज। लेकिन रदरफोर्ड ज़्यादा खुश हो गए होंगे, है ना। उन्होंने ये नहीं बता पाई कि प्लस चार्ज आखिर में है क्या। इसका फ़ायदा उठा लिया किसने, गोल्डस्टीन ने। उन्होंने बोला कि जो तुम ये बता रहे हो ना प्लस चार्ज, वो मैं बताता हूँ अच्छे से क्या है। इसको उन्होंने नाम दे दिया क्या, प्रोटॉन। तो जो प्लस वाले जो चीज़ थी उसका नाम क्या पड़ गया, प्रोटॉन। और प्रोटॉन की खोज किसके नाम चढ़ गई, गोल्डस्टीन। तो यहाँ लिख लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की। अब जब प्रोटॉन की खोज की हो गई, तब थॉमसन को पता चला कि यार मैं क्यों ना इसको नाम दूँ, है ना। मैंने तो ऋण आवेश पहले ही सर्च करके रखा है। तो फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसके नाम चढ़ गई, उन्होंने जल्दी से, है ना, देरी नहीं करी और बिल्कुल इस ऋण आवेश, नहीं तो उनको पता था रदरफोर्ड एक बार धोखा खा चुके हैं, ये चीज़ मेरे को नहीं करना है। तो थॉमसन ने ऋण आवेश का नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन, कि ये जो ऋण वाला है वो इलेक्ट्रॉन है। फिर आए चैडविक, उन्होंने बोला सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, हमें भी कुछ करने दो। उन्होंने क्या बताया
कि एक कोई भी चार्ज नहीं होता, एक ऐसा कण होता है, और ये न्यूट्रॉन की खोज कर दी किसने? जेम्स चैडविक ने। इंपॉर्टेंट है, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। यदि आपको ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर क्या मिलेगा? रदरफोर्ड, क्योंकि सच में खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने, लेकिन नाम केवल किसने दिया? गोल्डस्टीन। हालांकि आपको चांसेस है कि गोल्डस्टीन ही आएगा, लेकिन नहीं आए तो यदि रदरफोर्ड आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप वो लगाएंगे, क्योंकि 10 वाला इन्होंने ही बता दिया था, है ना। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, ठीक है। अच्छा, फिर धीरे धीरे क्या पता चलता है? यहाँ तक हमने कर लिया था, है ना। यहाँ तक कुछ पूछना है? जो आप लोग नए वाले हो, कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? पहले दिन तो थोड़ा सा लगेगा ऐसा, लेकिन आ रहा होगा शायद थोड़ा थोड़ा, है ना। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो। अब धीरे धीरे क्या पता चल गया? धीरे धीरे फाइनल ये हो गया कि परमाणु जो होता है उसके केंद्र में क्या उपस्थित होते हैं, या नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं परमाणु के? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु में प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? प्लस। न्यूट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? फिर धीरे धीरे ये पता चल जाता है कि परमाणु में कक्षाएं होती हैं, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये सब बना दिए इलेक्ट्रॉन। अब ये फाइनल हो गया कि हाँ ऐसा ही है, प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? अच्छा, नाभिक के पास प्लस चार्ज कहाँ से आया? प्रोटॉन से, मतलब कि नाभिक में जो प्लस आया वो उसको मिल किससे रहा है? मतलब प्रोटॉन का प्लस ही किसका भी प्लस है। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। अब इनको मैं हस्बैंड वाइफ नहीं बोल रही हूँ, बता रही हूँ एग्जाम्पल कि हस्बैंड वाइफ हैं, है ना। तो हस्बैंड यदि जॉब कर रहा है और यदि वाइफ है, यदि वो हाउस वाइफ है, तो हस्बैंड की इनकम ही क्या होगी? फैमिली की इनकम होगी, है ना। वैसे ही नाभिक का जो, क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या बता दिया था कि परमाणु का जो ज़्यादातर द्रव्यमान या मास है वो कहाँ होता है? बाकी तो खोखला था, थोड़े से बस विचलित हो गए थे। जो ठोस वाला भाग है वही क्या होता है? उसका पूरा द्रव्यमान वही होता है। तो उन्होंने बोला कि जो नाभिक में प्लस आया है, या जो प्रोटॉन का प्लस है, वही किसका प्लस है? नाभिक का, है ना। मतलब एक व्यक्ति की इनकम पूरी फैमिली की इनकम होती है यदि कोई और कमाने वाला ना हो। तो वही वाली बात हो गई कि प्रोटॉन की जो इनकम है, मतलब प्लस है, वही किसका प्लस है? नाभिक का। न्यूट्रॉन में क्या हो रहा है? कोई चार्ज नहीं है, और न्यूट्रॉन में क्या है? नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? ऑर्बिट्स में, कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि ऐसा है। फिर आए एक व्यक्ति या वैज्ञानिक, नाम है उनका क्या? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने थोड़ा सा बोला कि यार आप लोग बता रहे हो कि प्रोटॉन क्या है? प्लस है ना। न्यूट्रॉन क्या है? कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस है। लेकिन वो कक्षा में चक्कर लगा रहा है, मान तो रहा हूँ मैं, लेकिन कोई भी यदि चक्कर लगाएगा तो एक ना एक दिन क्या होगा? वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा घूमते हुए, क्योंकि थकेगा तो ज़रूर। आप भी किसी के चक्कर लगाओ तो कितने चक्कर लगा पाओगे? थकोगे, है ना, और आप अपनी एनर्जी लॉस करोगे, और ज़रूरत से ज़्यादा आपको चक्कर लगवाए गए तो आपका चक्कर कहाँ लग जाएगा? ऊपर ही, है ना। तो मैक्सवेल ने यही बोला कि क्या होगा कि ये चक्कर यदि इलेक्ट्रॉन लगा रहा है तो ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस यदि हो गई, उसके पास कोई एनर्जी नहीं बची, मतलब क्या हो जाएगा? परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमाणु तो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इसके लिए क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क लगाया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का ह्रास, या ह्रास को बोलेंगे क्या? एनर्जी लॉस करना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता, क्यों? ये मैक्सवेल थे। इन्होंने थोड़ा सा इस मॉडल को क्रॉस किया कि ऐसा नहीं होता। इसको कंप्लीट करते हैं कौन?
नील्स बोहर, जिनके मॉडल को हम बोरबरी मॉडल भी कहते हैं। दो व्यक्ति थे, भाई भाई थे। इन्होंने अपना बोरबरी मॉडल दिया और उन्होंने बताया क्या कि देखो, इन्होंने बताया कि प्रोटॉन में क्या है, प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन में क्या है, माइनस चार्ज है। तो इन्होंने बताया कि ये जो प्रोटॉन है, नाभिक की तरफ से ये जो प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की कोशिश करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है खिंचाना नहीं चाहता। अब वो खिंचाना नहीं चाहता तो वो भागता है, इसी चक्कर में वो क्या होता रहता है, घूमते रहता है। और दोनों जब तक बैलेंस हैं वो अपनी ऊर्जा को लॉस नहीं करेंगे। यदि ये थोड़ा बहुत अनबैलेंस हुआ तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में चला जाएगा, है ना। जैसे कि देखो, बोरबरी ने क्या बताया कि प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, इसलिए दोनों में क्या होती रहती है, खींचतान, या जिससे हम कहते हैं क्या, आकर्षण होता रहता है, अट्रैक्शन होता रहता है। और इसीलिए क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, कक्षाओं में घूमता है। ये बता दिया नील्स बोर ने। और इन्होंने साथ में ये भी बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में रहेगा तभी उसकी क्या रहेगी, ऊर्जा बैलेंस रहेगी, क्योंकि उसको पता है। देखो, जैसे आप कोई क्लास में पढ़ रहे हो, मान लो आपकी क्लास का सेकंड है, आप सेकंड क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपका दिमाग भी सिर्फ सेकंड लायक ही मैच्योर होगा। आप जाके 8th में नहीं बैठ सकते अचानक से, है ना। तो वही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में है वो उसी कक्षा के साथ बैलेंस रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन को पता है कि मेरे को कितनी खींचातानी इसके साथ करनी है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में फिक्स है, जहाँ का है, वो उसी के साथ क्या है, बैलेंस्ड है। प्रोटॉन उतनी ही ताकत लगाता है उसको खींचने के लिए और वो उतनी ही ताकत लगाता है ना खिंचाने के लिए, है ना। तो इन्होंने बोला कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या रहता है, प्लस माइनस, मतलब प्लस किसका, प्रोटॉन का, और माइनस किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये क्या है, केवल अपनी कक्षा में क्या है, बैलेंस्ड है। यदि वो अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से दूसरी कक्षा में जाए तो या तो उसको कहीं से ऊर्जा उधार लेनी पड़ेगी, या तो अपनी ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। ऐसे समझो कि यदि आप 10th क्लास में हो, आपको 10th क्लास में कभी आपने ऐसा हुआ, कभी आपके साथ ऐसा किया जाए कि 10th को हटा के बोले उठो उठो जाओ 12th में जाके बैठो, तो आपको 12th का क्या करना पड़ेगा। 10th से आपको 12th में बैठने के लिए एक्स्ट्रा कुछ चाहिए ना, समझने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो वही बात है, समझना, शब्दों को समझना। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से उच्च कक्षा में जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। किसी दूसरे से ऊर्जा क्या लेनी पड़ेगी, उधार लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब थोड़ा सा फिर से कि यदि आपको 10th क्लास से आपको 7th में कर दिया जाए, या 5th में बैठा दिया जाए, या 8th में बैठा दिया जाए, तो क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास है उसको तो लेके आप नहीं जा सकते, थोड़ा सा ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, आपको लॉस करना पड़ेगा ताकि आप उसके लेवल पर आ जाओ, है ना। तो उसको ऊर्जा का ह्रास कहते हैं, एनर्जी लॉस। फिर से क्वेश्चन सुना, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में प्रवेश करता है तो ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा, ह्रास करना पड़ेगा, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं, बताओ। निम्न कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में जाएगा, ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा। अगेन क्वेश्चन सुनो, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा को छोड़कर निम्न कक्षा में प्रवेश करना पड़ेगा, ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, उसे ह्रास करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह से बैलेंस रहेगा। अच्छा, यदि उसने, ये क्लियर है, ये किसने बता दिया, नील्स बोर ने, कि इलेक्ट्रॉन यदि क्या होता है, अपनी कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षाओं में जाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी या तो लेना पड़ेगा या तो क्या करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा, है ना। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने ये भी बताया कि जब तक उसके पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों है, छोटी क्लास से कहाँ गया है, बड़े क्लास में, तो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर गया है। जैसे आप उसका सिलेबस पढ़ के गए हो, है ना, तो आप उसको क्लास में बैठ गए और उतना ही पढ़ के गए हो, दिमाग सेट करके कि शायद यहीं तक क्लास लगेगी। आप पढ़ गए ज़्यादा, अब वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लगे तो आप कोशिश करोगे ना कि आप भाग के कहाँ आ जाओ,
अपनी क्लास में। तो वही है कि फिर से सुनना कि यदि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो वो क्या लेगा, बाहर से ऊर्जा ग्रहण करना पड़ेगा उसको बाहर से, और जब तक वो उसके पास वो वाली ऊर्जा है एक्स्ट्रा वाली, तब तक वो कहाँ रहेगा, उसी उच्च कक्षा में। और जैसे ही वो एनर्जी गई वो कहाँ आ जाएगा वापस, अपनी कक्षा में। खुद की कक्षा में है तो वो बैलेंस है, प्लस माइनस, है ना, क्योंकि उसने उतना पढ़ के रखा है, उसकी उतनी तैयारी है। लेकिन अपनी कक्षा से यदि दूसरी कक्षा में गया है, जैसे किसी को पैसे मिले हैं एक्स्ट्रा, है ना, धोखे से, तो जब तक वो पूरे पैसे नहीं उड़ा देगा तब तक घर वापस नहीं आएगा, और पैसा ख़त्म, तमाशा भी ख़त्म, फिर से कहाँ आ जाएगा, अपने घर वापस, है ना। वही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ कि जो उसने एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से ली हुई है, उसको जब तक वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास है, जब तक वो दूसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा और उसका एनर्जी लॉस वहाँ से हुआ, तो वापस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जहाँ उसकी खुद की कक्षा है वहाँ, है ना। ऐसे ही ऊर्जा हास के लिए होता है कि यदि उसने अपनी ऊर्जा हास करी है ना, और वो दूसरी कक्षा में गया है, तो जब तक वो उसकी हास वाली ऊर्जा, मतलब पूरी ऊर्जा तो नहीं खोएगा, है ना, जब तक उसकी वो हास वाली ऊर्जा काम करेगी तब तक, हालांकि हास वाला थोड़ी कम ही होता है, रेयर ही होता है, लेकिन जब तक उसकी वो ऊर्जा काम करेगी तब तक, लेकिन वापस से उसको फिर से कहाँ आना पड़ेगा, अपनी कक्षा में, ठीक है। और ये फाइनली क्या हो गया, व्यवस्थित मॉडल। पूछेगा परमाणु का पूर्ण व्यवस्थित मॉडल किसने दिया, नील्स बोर ने। रदरफोर्ड को थोड़ा सा उन्होंने और कंप्लीट किया, और फिर बताया मैक्सवेल। और नील्स बोर ने किसके सिद्धांत का खंडन किया, मैक्सवेल ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगाता है तो उसको ऊर्जा लॉस करना पड़ेगा, एनर्जी लॉस होगा, और लॉस होगा तो इसको नष्ट हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, क्यों। फिर ऐसा नहीं होता क्यों का जवाब दिया नील्स बोर ने। क्यों, क्योंकि उसका प्लस और माइनस किसके साथ बैलेंस है, एक दूसरे के साथ बैलेंस है, और जब तक ये बैलेंस है दोनों में क्या चलती रहेगी, खींचातानी, और जब तक ये खींचातानी चलती रहेगी, जब तक इलेक्ट्रॉन ना खिंचाने की कोशिश करेगा और प्रोटॉन उसको खींचने की कोशिश करेगा, है ना। जैसे मान लो आपको रस्सी खींचनी है, कहीं से कोई चीज़ खींचनी है, आप अकेले खींचो वो बात अलग है, लेकिन वहाँ से किसी ने पकड़ लिया, यहाँ से किसी ने पकड़ लिया, और बस टाइम पास कर रहे हो तो कहाँ थकोगे, आधा वो खींच लेगा, आधा यहाँ से खींच लोगे, है ना। वही होता है किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन। और जाऊँ मुँह धो के आ जाऊँ, सोया करो प्रॉपर, नहीं तो कोई मतलब नहीं रहता पढ़ने का, नींद बहुत ज़रूरी है ना। जाओ मुँह धो के आ जाओ एक बार, ठीक है, चलो ठीक है। तो नील्स बोर ने क्या बताया कि प्लस माइनस जब तक बैलेंस है तब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, और यदि वो अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरी कक्षा में जाना चाहे तो उसे या तो ऊर्जा अपनी खोनी पड़ेगी या तो बाहर से ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी। और ये था फाइनली व्यवस्थित मॉडल। एक बार इसको फिर से रिकॉल करने की कोशिश करो, मैंने क्या बताया है, और नहीं समझ में आया है तो आप फिर से पूछिए, क्योंकि अब अपन ऑर्बिट्स पढ़ेंगे, कितने कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब फाइनली आती है आपकी अच्छी वाली केमिस्ट्री, अच्छी वाली मतलब जो ऊपर से जाती है वो, हाँ, है ना। इसलिए ध्यान से यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये मेन है आपका नील्स बोर। समझ में आ गया, पूछना है कुछ, चलो मैं पूछती हूँ, आप बताना। जब कोई इलेक्ट्रॉन, अच्छे से सुनोगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर अपने से उच्च कक्षा में जाना चाहे तो उसे अधिक ऊर्जा लेनी पड़ेगी या अपनी ऊर्जा को खोना पड़ेगा, अधिक ऊर्जा लेनी पड़ेगी, और तब तक वहाँ रहेगा जब तक उसके पास वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, और जैसे ही वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसकी ख़त्म हुई तो वो कहाँ आ जाएगा, वापस अपनी ऑर्बिट में, है ना। जितनी बाहर से मिली है उसको वहीं पे बाहर ही खर्च करना पड़ेगा, अंदर आएगा अपनी खुद की ऊर्जा के साथ, ठीक है। फिर से बताना, उच्च कक्षा को छोड़कर कोई इलेक्ट्रॉन यदि निम्न कक्षा में जाना चाहे तो एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, ऊर्जा का हास करना पड़ेगा। क्वेश्चन, किस परिस्थिति में कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का हास करता है, उच्च से कहाँ जाए, निम्न कक्षा में, मतलब यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई ऐसा है कि नहीं समझ में आया,
इसको बना लीजिए यदि बनाना है। ये बताया किसने मेनली, ये जो इतना अपनी बात हो रही है ना, ये किसने बताया, नील्स बोर ने। आगे एक और समस्या आई, उस समस्या के फिर दो लोगों ने मिलकर सॉल्व किया, इसी को लेते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए फिर आगे बढ़ाया गया कि क्या कैसे होता है। तो ये तो बताया नील्स बोर ने, है ना। फिर आगे का जो बात हुई है, क्योंकि इसी पर फिर से एक क्वेश्चन हुआ, समस्या आई थोड़ी सी, अभी देखते हैं। यदि इसको लिखना हो तो लिखो, फिर आगे बताती हूँ क्या हुआ। और यदि कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, है ना, बिना हिचक।